वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुधि ऑफिशियल जोन। तो यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की डेली क्लासेस अपलोड हो रही है 6 PM पे। तो आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों के सारे एग्जाम से पहले कवर अप हो जाएंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस के ऊपर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई से भी यूनिवर्सिटी के हों, ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी हद तक मिलेगा। आपके लॉन्ग आंसर के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि इजी तरीके से आपके इस टॉपिक को कवर कर सकूँ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोगों को बता पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एडोलसेंस। इसमें हम लोग इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएँ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या किशोर अवस्था में किस किस चीज़ का क्या क्या महत्व है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एडोलसेंस। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है, एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत करना। बाकी की अवस्था भी आते हैं, जैसे बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, वो सारे इंपॉर्टेंट है। बट अडल्टहुड के ऊपर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। किसी किसी एग्ज़ाम में आप लोग अलग कोई सी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, कभी कभी आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्रैक हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, और स्टार्टिंग अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो बेसिकली आप लोग इसको अपने ओन से भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंस की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एडोलसेंस जो होती है वो आपकी जो स्टेज होती है वो तीसरी स्टेज में आती है। ठीक है, पहली जैसे मैंने आपको बता दी चाइल्डहुड, फिर दूसरी अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस आता है आपका। ठीक, उसके बाद अडल्टहुड आता है। तो बेसिकली ये आपकी थर्ड स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप अपने माइंड में यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का यहाँ पे तीसरी अवस्था होती है कौन सी, एडोलसेंस की। और हम देखेंगे इस अवस्था में यानी कि इस स्टेज में हम कोई सा भी इंसान कैसे होगा, किस तरीके से उसके चेंजेस आएंगे, तो उसमें हमारा यहाँ पे फिज़िकली, मेंटली, सोशली और हमारे यहाँ पे इमोशनली सारे चेंजेस इस वाली अवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किशोर अवस्था एडोलसेंस की अवधि कौन से ईयर की होती है, 13 से 18 साल के बीच में होती है। एडोलसेंस की एज यानी किशोर अवस्था की एज कौन सी होती है, 13 से 18 साल की में। और किशोर अवस्था को हम लोग इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। हिंदी वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग ये पॉइंट कोई सा भी टॉपिक कर रहे हो, अगर आपको उसका इंग्लिश नाम पता है तो आप एक पॉइंट लिख के इसका यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, एडोलसेंस के यहाँ पे एक लैटिन वर्ड जिसका है एडोलसेयर से हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है, प्रजनन क्षमता या परिपक्वता का विकास। इंग्लिश में आप डेवलपमेंट या और फर्टिलिटी या फिर मैच्योरिटी के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, और इस अवस्था का सबसे पहले किसने स्टडी की थी, स्टैनले हॉल ने की थी, वो भी कौन सी, अपनी बुक एडोलसेंस में 1904 में किया था। ये बहुत कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने में मदद करने वाला है। तो ये कुछ स्टार पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा आप ये वाले पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस अवस्था में यानी कि इस स्टेज में बच्चा फिजिकली, ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हैं शारीरिक, मानसिक यानी कि मेंटली, ठीक, सामाजिक यानी कि सोशली, और उसके बाद आपका संवेगात्मक जिसे हम इमोशनली कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन होते हैं। कौन सी एज में होता है, एडोलसेंस की एज में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वो अवस्था होती है यानी कि वो स्टेज होती है जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है और वह सभी प्रकार के मूर्त व अमूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त या अमूर्त मतलब कि वो अपने लाइफ के कॉन्क्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट कि क्या चीज़ सही है, कहाँ चीज़ गलत है, वो सारी चीज़ें की चिंता वो इसी स्टेज में करने लगता है। और ये वो अवस्था होती है जिसमें बालक में प्रेम की भावना का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, फीलिंग ऑफ लव धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो वो कौन सी एज में होता है, एडोलसेंस, क्योंकि 13 से 18 साल की उम्र में ही बच्चा क्या करता है कि वो उसका लव डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगता है। तो ये कुछ यहाँ पे आप लोग इसकी मीनिंग में लिख सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हम कोई सा भी टॉपिक करते हैं तो उसमें डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि उसकी परिभाषा आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा तो आपको हर चीज़ की लिखनी ही चाहिए। ठीक है, परिभाषा किसकी लिखनी है, आपको किशोर अवस्था की। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है।
एडोलसेंस में किशोर अवस्था की जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो ये है। यहाँ पे पहला जिसने दी थी वो है क्रो एंड क्रो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहना था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यानी कि एडोलसेंस में जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो किशोर होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट की पावर को ही आगे डेवलप करते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा हो, वो इसी एज में अपनी लाइफ में सही चीज़ को सुनेगा और अपने आगे के फ्यूचर को सेट करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो क्या क्या करता है। तो ये वो एज होती है। एडोलसेंस क्या रिप्रेजेंट करती है कि किस इंसान के पास कितनी पावर है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिविटी को ले और अपने आगे के करियर को सेट करे, यानी कि देश का नाम को रोशन करे। तो वो इस स्टेज में आ जाता है। नेक्स्ट जो इन्होंने दी थी, जो कि दूसरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वो उन्होंने दी थी किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने इस बात पे लिखा था कि कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि अभी तक की जितनी भी अवस्था यहाँ पर आई हैं, चाहे वो चाइल्डहुड हो, अडल्टहुड हो या अर्ली चाइल्डहुड हो, ठीक है, या शैशव अवस्था क्यों ना हो, तो उन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज कौन सी होती है? एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था होती है। ठीक, किशोर अवस्था सबसे कठिन काल क्यों होता है? क्योंकि इस समय में बाकी चाहे अडल्टहुड कोई सा भी हो, क्योंकि ये दोनों अवस्थाओं में रहता है, क्योंकि इसमें ना तो बालक समझ जाता है, ना ही समझा जाता है, और ना ही वो एक तरीके से अडल्ट होता है। उसमें इसमें परिवर्तन काल में अगर हम देखेंगे तो पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए या बाकी के आसपास के जितने भी लोग हो गए, तो वो एक तरीके से बच्चे के हित में सोचते हैं, उसके इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं कि उसको किस चीज़ में रुचि है और समाज के लिए उसको क्या क्या करना है, वो किस तरीके से उसमें प्रोग्रेस कर सकता है। इसीलिए किलपैट्रिक ने इस एडोलसेंस की एज को बोला था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किशोर अवस्था जीवन के सबसे कठिन काल में से एक है। ठीक है, एडोलसेंस हो चाहे मैंने बताया अडल्टहुड भी कह सकते हैं। अडल्टहुड को हम लोग हिंदी में आई थिंक प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा कठिन काल सबसे माना गया, बाकी सारे स्टेज से वो एडोलसेंस की एज को माना गया है। तो ये दो डेफिनेशन आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर थ्योरीज यानी एडोलसेंस के संबंध में हम लोग देखेंगे तो विकास के यानी कि डेवलपमेंट के दो थ्योरीज यानी माने जाते हैं। ठीक है, पहला जो थ्योरी है वो है थ्योरीज ऑफ सॉल्टेटरी डेवलपमेंट यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत, और दूसरा जो देखा जाता है वो आता है आपका थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी कि क्रमिक विकास का सिद्धांत। पहला थ्योरी जो त्वरित विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था? स्टानले हॉल, और ग्रेजुअल यानी कि क्रमिक विकास का सिद्धांत थ्रोनडाइक और हॉलिंगवर्थ ने दोनों ने मिलकर एक साथ दिया था। ठीक, अगर मैं यहाँ पे त्वरित विकास का सिद्धांत बोलूँ तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार काफ़ी देखा भी होगा, चाहे हम घर में हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो, जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि उनकी हाइट काफ़ी कम होती है, ठीक है, बट सडनली आप लोग ऐसा बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं या फिर बहुत टाइम बाद देखते हैं कि अचानक से ही उनकी हाइट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यानी अडोलसेंस की एज में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जो भी यहाँ पे विकास होता है, वो क्या होता है? अचानक ही होता है, यानी कि सडनली ही होता है। कोई भी यहाँ पे हाइट का होगा, ठीक है, अचानक ही होता है। तो वो कौन सी थ्योरी होती है? थ्योरी ऑफ सॉल्टेटरी डेवलपमेंट, जिसे हम त्वरित भाषा का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो कि थ्रोनडाइक और हॉलिंगवर्थ ने दिया था। तो इसमें इन दोनों का मानना था, यानी थ्रोनडाइक और हॉलिंगवर्थ का मानना था कि जो भी एडोलसेंस का डेवलपमेंट है यानी कि किशोर अवस्था का विकास है, वो अचानक से ना होकर धीरे धीरे होता है। इसके नाम से ही पता चलता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा किसी का भी, तो वो क्या होगा? आपका परिवर्तन यहाँ पर तेजी से नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। ठीक है, यहाँ पे स्लोली तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो ये दो थ्योरी आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक लिखनी है। एडोलसेंस की दो थ्योरीज हैं जो कि काफ़ी हद तक है, दो सिद्धांतों का मानना भी था जो कि मैंने आपको बता दिया, स्टैनले हॉल और थ्रोनडाइक एंड हॉलिंगवर्थ। पेपर में आप लोग इनका नाम लिखेंगे तो प्लीज़ इसे हाईलाइट ज़रूर करना, या इस तरीके से बॉक्स में अलग कलर्स पेन से लिख लेना जिससे आपको अलग से शो हो जाए। इसके मार्क्स आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक अच्छे देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे भी। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
अब यहाँ पे इन्हीं को मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ लें तो यहाँ पे बताया है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत में, यानी वो सिद्धांत होता है बालकों का विकास इस क्रम के अनुसार होता है, जैसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, यानी कि सारी स्टेजेस इसके अंदर आ जाएंगी। पर इन विभिन्न चरणों में छात्रों का विकास धीरे धीरे करके होता है। ये कौन सा है? क्रमिक वाला, जो कि मैंने आपको बताया था ग्रेजुअल। ये आ गया आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जिसमें यहाँ पे धीरे धीरे विकास होता है, एक तेजी से विकास नहीं होता। और दूसरा त्वरित विकास का सिद्धांत था, सॉलिटेटरी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया। तो इस थ्योरी में मैंने बताया था कि सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो शैशवावस्था यानी कि आपकी, और बाल्यावस्था, ठीक। शैशवावस्था यानी कि हम इन्फेंसी वाली जो हमारी अवस्था स्टेजेस होती है, और बाल्यावस्था जो यहाँ पर होती है, तो इन दोनों एजेस में यानी कि चाइल्डहुड में अधिक किशोर अवस्था में विकास तेजी से होता है। इन दोनों एज स्टेजेस से ज़्यादा, यानी कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस में तेजी से होता है? अडोलसेंस वाली एज में, ठीक। तो वो हमारी सॉलिटेटरी डेवलपमेंट यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें एडोलसेंस की एज में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट क्या होता है? अचानक से होता है। तो अगर आपको कंपेयर करना है इन्फेंसी या चाइल्डहुड में, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कौन सी एज में होता है? एडोलसेंस में। जब बच्चा यहाँ पे 13 से 18 साल का होगा, तब उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, या फिर उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। बट अगर वो ग्रेजुअल या त्वरित क्रमिक विकास में होगा, तब उसका 1 बाय 1 करके होगा, उसमें तेज़ी से नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा पहले अगर गर्भ में है, उसके बाद इन्फेंसी की स्टेज चलेगी, फिर उसकी चाइल्डहुड की होगी, एडोलसेंस में आएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वो सारे पार करेगा। जैसे वही वाली बात है कि बच्चा अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास में है, तो उसे धीरे धीरे करके ही वो 12th तक पहुँचेगा, डायरेक्ट फर्स्ट के बाद 12th पढ़ने नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट वाली बात आती है। तो ये थी आपकी 2 थ्योरीज। अब हम लोग यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप आप मत करना, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला जो आता है वहाँ पे साफ सीधी बात, सबसे इजी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है कि किशोर अवस्था में जो पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि बच्चे का इसमें सर्वांगीण विकास होता है, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, ठीक। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब कि इसमें बच्चे का, यानी कि इस स्टेज में बच्चे का फिजिकली तरीके से वो बहुत अच्छा डेवलप होता है, मेंटल तरीके से, इंटेलेक्चुअल, सोशल या कल्चर, सबके सब इसमें, सामाजिक सांस्कृतिक हो गया, ठीक, सारे तरीके से। या फिर आप लोग इमोशनली भी लिख सकते हैं, जिसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, हिंदी में से बोलते हैं हम लोग संवेगात्मक, ठीक है। इमोशनली तरीके से भी बच्चा इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे का विकास होता है। ये बहुत इजी पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि एडोलसेंस में इसमें क्या होता है? बच्चे की इस अवस्था में ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस स्टेज इज द स्टेज ऑफ लॉजिकली एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे का तार्किक और अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। तार्किक और अमूर्त चिंतन इसी एज में होता है, जिसे हम यहाँ पे कॉन्क्रीट भी कह सकते हैं। वैसे तो मूर्त से अमूर्त आता है जिसे हम बोलते हैं, पर तार्किक का इंग्लिश क्या होता है? लॉजिकल तरीके से। तो इसमें बच्चा अपनी लॉजिकली यानी कि तार्किक से चिंतन करने लग जाता है, कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने लग जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अमूर्त इन द सेंस कि बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में, उससे रिलेट किसी भी चीज़ के बारे में सोचने लगता है कि क्या चीज़ क्यों है, कैसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अच्छा, अगर बच्चा बाहर जाता है और वो किसी चीज़ को देखता है, तो पहले उसने चीज़ को देखा, ठीक, कि किसी चीज़ को देखा कि ये चीज़ ऐसी होती है, तब तो उसे मूर्त चिंतन, जिसे हम कॉन्क्रीट भी कहते हैं। बट उसने घर आके उसे सोचा कि वो चीज़ ऐसी क्यों दिखती है, उसका शेप ऐसा क्यों है, उसका रंग ऐसा क्यों है, उसके माइंड में उसे ले बहुत सारी चीज़ें जब उठती है, तो उसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। तो वो एडोलसेंस की एज में ही होती है। ऐसे ही बाय स्टैनले हॉल ने यहाँ पे बोला था उनके विशेषता के बारे में कि ये छात्रों के परिवर्तन का काल होता है। काल यानी कि ये वो स्टेज होता है जहाँ पे बच्चों के यहाँ पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में छात्रों की मानसिक स्थिति, ठीक है, तनाव, संघर्ष एवं दबाव के भाव विद्यमान रहते हैं। उन्होंने इस बात की यहाँ पे विशेषता बताई थी, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इस काल को इसलिए सबसे ज़्यादा कठिन काल माना गया है, इस स्टेज को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें बच्चे की यहाँ पे मेंटल सिचुएशन भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बच्चा स्ट्रेस में रहता है, या फिर टेंशन बोल लीजिए, स्ट्रेस भी लिख सकते हैं,
स्ट्रगल रहता है, उसे बहुत सारा प्रेशर रहता है कि उसे फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज होती है कि अगर बच्चा अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से चलता है, अपने उसका ट्रैक बहुत अच्छा चलता है, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर इस समय को उसने खो दिया, लाइफ में उसने किसी गलत डिसीजन को ले लिया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उस चीज़ का उसे बहुत डर रहता है। इसीलिए इस स्टेज को सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, स्ट्रेसफुल या फिर स्ट्रगल वाला, या फिर आप सबसे बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट वाला, क्या बोल सकते हैं, स्टेज बोला जा सकता है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स वाली एज आ जाती है। और नेक्स्ट आता है इसमें कि छात्रों का जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इस अवस्था में विकास की गति लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक होती है। एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोला गया है कि एडोलसेंस में इस अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है, तो इसमें लड़कों का डेवलपमेंट से सबसे जल्दी किस में होती है, लड़कियों की। यहाँ पे जैसे आपने सुना भी होगा कि सबसे पहले लड़कियाँ जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से, ठीक है, तो वो होती है एडोलसेंस में। ये वाली लाइन याद रखनी है, ठीक, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इस स्टेज में अगर हम देखें तो संवेगात्मक विकास की भी तेज़ी से होती है, यानी इमोशनल डेवलपमेंट बच्चा बहुत तेज़ी से होता है। अब इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि इसमें हमारे सारे इमोशंस से अटैच होता है। इसमें क्या होता है, इमोशनल का शॉर्ट फॉर्म आप ले सकते हैं इमोशन, ठीक। तो ये हमारे हर तरीके के इमोशन, अब चाहे उसमें बच्चा खुश हो, ठीक है, हैप्पी होता है, जिसमें आप पिक्चर देख सकते हैं कि सारे इमोशन शो हो रहे हैं कि इसमें बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, ठीक है, या फिर वो किसी से चिढ़ा हुआ है, ठीक, या फिर किसी से डर रहा है, वो सारी चिंता है कि वो उसे खुशी है बहुत। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होने वाली स्टेज होती है, जिसके कारण बच्चे के यहाँ पे मानसिक स्थिति अलग अलग तरीके से आती है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, डेवलपमेंट उसका इमोशनली डेवलपमेंट भी होता है। कौन सी एज में, एडोलसेंस की एज में, ठीक। इसमें संवेगात्मक में इमोशनल डेवलपमेंट बच्चा अलग अलग तरीके से होता है कि इसमें बच्चे का सबसे अलग, चाहे वो अपने इंटेलेक्चुअल तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक, चाहे उसका सीखने को लेकर कोई भी इंपॉर्टेंस दी गई हो कि वो किस तरीकों को कैसे सीखेगा, तो वो आपके संवेगात्मक में आता है। तो संवेगात्मक डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, यानी कि वो विकास होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी स्थिति के संबंध में अपने सुख और दुख को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर पा रहा हो, तो ठीक। तो उसमें सबसे तेज़ी से विकास कौन सी स्टेज में होता है, एडोलसेंस की एज में होता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की भावना, सबसे इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हैं कि एडोलसेंस की एज में ही सबसे ज़्यादा इसमें किसी से अटैचमेंट भी जल्दी हो जाती है, यानी कि हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारी फ्रेंडशिप जल्दी होने की वजह से आप ये बोल सकते हैं कि उससे पर्सनल वाली, ये कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड वाली, अच्छी वाली, हम बच्चे इसमें काफ़ी लोग बना लेते हैं सीरियस अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर। सबसे ज़्यादा चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, ठीक, एडोलसेंस की एज में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लैक ऑफ एडजस्टमेंट, सबसे बड़ी बात है कि ये एडोलसेंस की एज आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किसी को भी एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। क्योंकि ये लैक ऑफ एडजस्टमेंट में एक तरीके से ये वो स्टेज आप या वो अवस्था बोल सकते हैं जिसमें कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान के साथ घुलने मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है, ठीक, किसी से घुलने में, क्योंकि कोई किसी को किस तरीके से पसंद करेगा या फिर कोई इंसान हमारे लिए कितना परफेक्ट है, हमसे मैच करता है, ठीक। तो ये सब नए नए माहौल में काफ़ी ज़्यादा इस वाली एज में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट होने में कमी क्यों आती है, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि कोई एक नए माहौल के साथ रहना, कि कोई व्यक्ति हमारे साथ अगर 6 महीने है तो क्या मैं उसके साथ रहने में कंफर्ट हूँ या वो हमारे जैसा है कि नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस वाली एज में आ जाती है, ठीक। तो वही हो जाता है आपके लैक ऑफ एडजस्टमेंट। तो ओवरऑल अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं तो इस अवस्था में बालक अपने किसी प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करता है। कौन सी वाली एज में, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें जोड़ दिया, करेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। तो अलग से है, आप अनुसरण मतलब यहाँ पे इमिटेट करके सीखता है, ठीक, सॉरी अनुसरण नहीं, अनुकरण इमिटेट होता है, एक सेकेंड ना। तो अनुसरण का मतलब क्या होता है कि किसी के भी जो कहे अनुसार या फिर कोई भी हमें कोई गाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक। तो ये एडोलसेंस वाली एज में होती है। एवं उसकी अच्छाई बुराई के अपने भीतर समाहित कर लेना, कि कोई भी जिसके साथ हम हैं वो हमारी एडोलसेंस की अवस्था उस अवस्था में होती है जिसमें हम किसी के भी दूसरे इंसान की अच्छाई ले लेते हैं या फिर बुराई ले लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ अपनी लाइफ में अच्छा करना है। इस अवस्था में प्राय छात्रों में, यानी स्टार्टिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो विशिष्ट दिखने में प्रवर्तित का विकास करते हैं, जिस कारण वे अपने पहनावे, खान पान
व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आजकल के टाइम पे देखा भी होगा कि 13 से 18 साल की एज में 10th, जिसे आप बोल सकते हैं कि 10th से लेकर और आफ्टर ग्रेजुएशन तक, ठीक, यहाँ तक की वो एज होती है जिसमें बच्चा एक दूसरे को देखकर अपने हर चीज़ को चेंज करता है, चाहे वो उसकी क्लोथिंग स्टाइल हो या फिर उसके खाने पीने का तरीका हो या फिर उसके बात करने का तरीका हो, रहने का तरीका हो, तो सारे के सारे इसमें चेंजेस इसमें वो लाने की कोशिश करता है। किसमें? एडोलसेंस की एज में। तो ये आता है आपका लैक ऑफ एडजस्टमेंट, जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें अलग अलग आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अगर कुछ ऐड करना हो। वैसे तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको हो जाएं, बट वही डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या इसमें याद हो सकता है, क्या क्या नहीं। यहाँ तक तो लास्ट था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। अगर एक मुझे मैं आपके लिए कर सकूँ, सबसे ईजी पॉइंट है फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये भी एक पॉइंट रख सकते हैं जो हमारी एक किशोर अवस्था में आपके किस में आती है, विशेषताओं में से एक आती है, यानी कि आपके स्वाभिमान की भावना। ये एक पॉइंट आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाभिमान की भावना का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस एडोलसेंस में बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। वह छोटी छोटी बातों से अपने आप को या तो क्या कर सकता है, इसमें गिल्ट या उसे शेम फील हो सकती है या फिर उसे बहुत अच्छा भी फील हो सकता है। स्वाभिमान पे यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी इस एज में, किसी भी एडोलसेंस की एज में, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को बच्चे को कोई से भी कारण की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है, इंडिपेंडेंस या फिर अपने आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, अकेले रहने में ही खुश हूँ, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली बात इसमें आ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं। और एक और इसमें एक एज आती है जो कि आप अपने याद कर सकते हैं, फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। ये भी एक पॉइंट है जो आप एग्ज़ाम में पॉइंट करके बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले कोशिश करनी है कि जब आप करेक्टरिस्टिक्स बताएं तो जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग पहले उसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन लिख दें, उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करें, तो इससे आपका क्या होगा, आंसर बहुत ईजिली बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ फेथ एंड गॉड एंड रिलीजन, यानी कि ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। एडोलसेंस की एज में धार्मिक भावना का उदय होने लग जाता है। धीरे धीरे सारे के सारे इस एज में क्या होता है कि हमारे गॉड पे और रिलीजन पे क्या होता है, फेथ बढ़ने लग जाता है। किसी न किसी रूप में भगवान को स्वीकारने लगते हैं कि हाँ, चाहे वो कोई सा भी हो, सबके अपने अपने यहाँ पे अलग अलग है। मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, जो भी है वहाँ पे सारे के सारे बच्चे जाने लगते हैं और उनके सभी धर्मों का वो धीरे धीरे आदर करने लग जाते हैं। उन्हें इसमें क्या होने लग जाती है, फेथ होने लग जाती है। ये भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं। और एक सबसे ईजी पॉइंट मैं बताती हूँ कि इसमें आता है एक फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं एडोलसेंस की करेक्टरिस्टिक्स में। फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस का मतलब समाज सेवा की भावना भी आने लग जाती है। एडोलसेंस में समाज सेवा को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें प्रबल हो जाते हैं कि जो भी दूसरे व्यक्तियों को उपकार करना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरीके से उसकी मदद कर रहे हों, पूरे के पूरा अपने होल लाइफ, ठीक, अपने जो भी है वो अच्छा काम करने में लगा देते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। और जो कोशिश करते हैं कि वो समाज की सेवा जितनी कर सके, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी को किसी ओकेजन पे कुछ जगह दे देना या फिर जिस तरीके से वो समाज की सेवा कर सके, वो सारे के सारे इसमें भावना इसमें होने लग जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट इसमें आप लोग लिख सकते हैं। और इसी एज में, एडोलसेंस की एज में ही, जैसे मैंने आपको बोला था घनिष्ठ मित्र वाली बात, जो कि मैंने पीछे आप लोगों को आई थिंक बताई थी यहाँ पर, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप लोग भी देखेंगे जो भी खासकर आप इस एज में आ ही चुके हैं, तो इस वाली एज में बच्चों के काफ़ी कम फ्रेंड होते हैं, एक ही दो होते हैं या ज़्यादा, एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बट उससे ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। तो एडोलसेंस एक वो उम्र हो जाती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत समस्याओं की चर्चा करने लगते हैं, कैसे गाइडेंस लेने लग जाते हैं, किससे, अपने दोस्तों से। तो वो हमारी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल वाली बात इसी में आप लोग लिख सकते हैं। फीलिंग और पर्सनल वाली बात क्या आएगी कि इसमें हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो हम उसे शेयर करने लग जाते हैं, किससे, हमारे फास्ट नहीं आएगा, बेस्ट फ्रेंड लिख लीजिए, बेस्ट फ्रेंडशिप आप इसे कह सकते हैं। उससे हम लोग यहाँ पे शेयर करने लग जाते हैं और उससे हम लोग गाइडेंस लेने लग जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम 12th पार कर लें तो हम सोचते हैं यार अब हम क्या लें, या फिर मैं इस वाले ऑफिस में या इस तरीके से जॉब कर रहा हूँ, क्या कोई ऑप्शन है कि हम इस करें। तो लाइफ के जो भी छोटे से बड़े कोई डिसीजन होते हैं तो इस एडोलसेंस वाली एज में आप लोग कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें ज़्यादा दोस्त नहीं होते, एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा एक बेस्ट फ्रेंड ही होता है।
ठीक, घनिष्ठ मित्रता होती है और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जिससे हम लोग अपनी लाइफ का सब कुछ शेयर करते हैं और उन्हीं से अपनी लाइफ का छोटे से बड़ा गाइडेंस लेते हैं। तो ये था डॉल्फिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर ज़रूर करना है। डेली क्लासेस आपके 6 PM पर अपलोड होगी और आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो बेसिकली सभी होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। बाकी आप रिद्धि तिवारी इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और रिद्धि ऑफिशियल जोन से ही एक इंस्टाग्राम है, आप वहाँ ज्वाइन करके आपको जो भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।